Hello guys, welcome back to my channel. So today we'll be starting with the next chapter of macroeconomics, that is government budget and the economy. Okay, so you must have heard the term budget in the greater sense as well as in the day-to-day life where most of our mothers makes out a budget. So basically budget is not what we have seen our mothers are preparing. It is a document which contains detailed program and policy of all the actions of the given fiscal year. ओके सो बजट क्या कहते हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे प्रोग्राम पॉलिसी लिखे होते हैं रिगार्डिंग द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड इट हैज़ गॉट ऑल दी पॉलिसीज एंड ऑल दी एक्शन प्लान्स विच individual has to do within the year. Okay, now talking about the government budget, which is the main highlight of the chapter. Okay, so it is an annual statement showing item wise estimates of receipt and expenditures during a financial year. तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में लिखे होते हैं जो कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में होने वाले हैं. हेंस इट इज़ एन एस्टिमेशन. ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टिमेट्स लगाती है कि इस आने वाले साल में व्हाट ऑल एक्सपेंडिचर्स वी वुड हैव टू डू इन ऑल दी स्टेट्स इन ऑल द फील्ड ऑफ वर्क एज वेल एज व्हाट ऑल आर दी रिसिप्ट्स वी आर गोना गेट. ठीक है, इन द ईयर. तो ये उसका टोटल होता है. तो गवर्नमेंट बजट अगर हम एक डेली लाइफ में हमारे मदर के बजट से कंपेयर करें, सो वी एट आवर होम सी दैट इन द बजट इट हैज़ all the expenditure and all the revenues which we have like the domestic work generated out of the total money given by papa or maybe right from your mother only. Okay, so एक फिजिकल ईयर या फिर एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है इसका डेट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. मतलब इसका टाइम स्पेन इज़ नॉट लाइक अ न्यू ईयर बट इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर, एंड मोस्ट ऑफ द अकाउंट स्टूडेंट मस्ट हैव अग्रीड अपॉन दिस कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सम फन फैक्ट्स अबाउट द गवर्नमेंट बजट ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बजट की बात कर रहे हैं ये हम केवल सेंट्रल बजट की बात करने वाले हैं. द बजट विच इज़ रनिंग फॉर द होल नेशन. ओके, विल नॉट बी स्टडिंग द सेपरेट लाइक लोकल बजट्स और द स्टेट बजट, दो ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड वेल एंड दे ऑल आर इम्प्लीमेंटेड इन द सिमिलर वे एज दैट ऑफ सेंट्रल बजट. लेकिन यहाँ पर हमारा हाईलाइट होने वाला है सेंट्रल बजट, जिसको यूनियन बजट भी कहा जाता है. जो बजट होता है वो हमारी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी को प्रेजेंट किया जाता है. दूसरी चीज़, it has to be approved by all the members of the parliament before its implementation. ठीक है, also our nation's budget gives an insight of all the activities and plans of action which the government would do in the upcoming year in different fields of work. ओके तो ये बजट जो है वो हर एक इंडिविजुअल कॉमन ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी बड़े वेंचर के लिए. ओके, नाउ कमिंग टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. तो क्योंकि ये पूरा चैप्टर पूरा थ्योरी है, सो इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड लर्न देम, क्योंकि थ्योरी में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 6 नंबर में कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आप बताओ. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैं एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ. The first of which is reallocation of resources. Since government budget or any budget is a continuous process, right? We have like whatever things are going on, it is going as per the budget, right? एंड फेबररी के पहले जनवरी तक भी हम पुराना बजट फॉलो कर रहे होते हैं और फेबररी में नया बजट आता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल से हो जाता है. ठीक है, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस लाइक आर नेशन इज़ ऑलरेडी अबाइडिंग वन और द अदर बजट एट अ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी हमने देखे कि कहाँ कहाँ प्रीवियस बजट में एलोकेटेड थे और उससे हमको कितने प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले, एंड अकॉर्डिंगली वी एलोकेट देम और वी री एलोकेट देम अगेन टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क वेयर इट इज़ मोर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं जिससे हमको इसका मैक्सिमम एज वेल एज मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ इसका मिले. ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट जो है ये दो टूल्स की मदद से रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकती है. पहला, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडी. दीज आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स विच गवर्नमेंट कैन रन द इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, तो टैक्सेस क्या होते हैं, ये पेमेंट जो कि सारे सिटीजन्स देते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, और सब्सिडी क्या होती है, जो कि एक रिलैक्सेशन होता है जो कि गवर्नमेंट देती है सिटीजन्स को. ठीक है, सो इफ़ द थिंग्स और द रिसोर्सेज ऑन विच द गवर्नमेंट हैज़ लिवाइड टैक्स, तो वो आपको पे करना ही पड़ता है, ये आपका कंपल्शन होता है, राइट. सो सिमिलरली ऐसी सिचुएशन हमारा बजट का काम क्या होता है कि वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर. ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सोसाइटी मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. ठीक है, सो उस पर गवर्नमेंट टैक्स का अमाउंट इंक्रीज कर सकती है, सच एज लिकर, सिगरेट एंड ऑल सच थिंग्स विच आर हेजार्डियस टू हेल्थ, है ना. उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि खादी का प्रोडक्शन विच इज़ लाइक
it is massive in our nation, but it is not बीइंग प्रोमोटेड प्रॉपरली। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, हैज़ार्डियस चीज़ों पे टैक्स इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि उसका प्रमोशन हो, वो सोसाइटी में यूज़ हो, क्योंकि इट इज़ सम लाइक इट हैज़ गॉट सम ऑफ द बेनिफिट, तो वहाँ पर वो क्या करती है सब्सिडी की प्राइसेस इंक्रीज़ कर देती है। तो खादी पे स्पेशली सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूसर्स को। ओके, सेकेंड चीज़ होती है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होता है, इट इज़ सोलिली बीइंग रन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पर प्राइस हो गया या फिर डिमांड सप्लाई हो गया, ये सब जो भी है ये हैंडल कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अगर कुछ रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर पब्लिक बट उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर में इंटरवेन करती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी के लिए वेलफेयर में यूज़ हो रहे हैं, किससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, एंड इफ़ समथिंग इज़ नॉट गोइंग लाइक इन द वे इट शुड हैव बीन, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है उसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज बीइंग डन थ्रू द बजट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। सो सी एवरी नेशन हैज़ गॉट डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की बहुत ही कम होती है। सो एट दैट टाइम्स गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले इट्स रोल, वेयर जो जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है ना, जो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, उनके ऊपर हम लोग टैक्स लिवाई कर सकते हैं, उनकी वेल्थ पे टैक्स लिवाई कर सकते हैं, और वो जो भी अमाउंट जनरेट होता है वो हम पुअर लोगों की मदद करने में या फिर उनकी वेल्थ को इंक्रीज़ करने में लगाते हैं। सो दिस इज़ द transfer of wealth we can say from the rich person to a poorer one, ठीक है। So that inequality amongst the society within the nation can reduce to some extent, okay। Now the third point is economical stability। So see economical stability डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और किसी भी चीज़ की प्राइस कब बढ़ती है, जब एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, व्हेन पीपल आर डिमांडिंग मच मोर देन व्हाट इज़ बीइंग सप्लाइड, ठीक है। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को रोक देता है या कम कर देता है, जिससे कि इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण लोग डिमांड कम करते हैं, एंड देन डिमांड एंड सप्लाई कम्स टू द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो सकता है। सिमिलरली द सिचुएशन गोज विद डिफ्लेशन, जब सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है और चीज़ें बिकी नहीं रही होती हैं, चीज़ों की प्राइस कंटिन्यूसली घट रही होती हैं, सो दैट्स द सिचुएशन व्हेन पीपल डू नॉट हैव मनी टू स्पेंड आउट, राइट। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम गवर्नमेंट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, है ना, ड्यू टू विच there is a greater flow of money in the economy, and then the demand and supply comes to an equilibrium, ठीक है। तो इससे this is also another factor of a budget through which budget can stabilize the economical situation of the nation। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं दे वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर, राइट, हेंस दे डू नॉट फोकस अपॉन द प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो जो भी सोशल वेलफेयर वो करते हैं उसमें भी ऑफ कोर्स पैसा तो चाहिए, तो जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं दे नीड सम मनी टू रन, राइट, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज़ टू बी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि पीएसयू किसकी होती है, गवर्नमेंट ओनली होती है ना। तो इसीलिए सच प्रोविजंस फॉर द PSU एंड इट्स वर्किंग इज़ गिवन इन द बजट, कि उसको कितना पैसा PSU में लगाना है, किस तरह से वो सब काम करेंगी, तो ये भी जो है बजट में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिकल ग्रोथ। देखो किसी भी कंट्री की ग्रोथ से डायरेक्ट हमारे को रिलेट करना होता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पे, ठीक है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है कि वहाँ पर उस नेशन में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग कितने ज़्यादा चीज़ों को आई मीन मनी को सेव करना जानते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, है ना। तो बजटरी पॉलिसी में देर आर सर्टन प्रोविजंस विच एक्चुअली प्रमोट्स जनरल सिटीजन एंड ऑल्सो प्रमोट्स द गवर्नमेंट एज अ होल टू इन्वेस्ट इन गुड प्रोजेक्ट्स, है ना, और टू सेव मनी आउट देयर फॉर द कॉन्टीजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। सो यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि हमारा जो एक कंट्री है वो जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है, एंड जोग्राफिकल एस्पेक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जोग्राफी से डायरेक्टली इकोनॉमी पे डिफरेंट मतलब इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। यू सी एन अर्बन प्लेस एंड द आउटस्कर्ट एरिया ऑफ द सेम अर्बन
सिटी, यू विल फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी है, ठीक है। तो ऐसी रीजन में जहाँ पर कहीं पर तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और कहीं पर ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाती है जिससे कि ऑल द रीजन्स आर इक्वली एंटरटेन्ड, है ना, एंड द ग्रोथ इन एवरी रीजन इज बीइंग डन इक्वली, सो दैट द नेशन एज अ होल विल ग्रो। इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स बनाती है जहाँ पर जो हमारे सॉरी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि वो रीजनली बैकवर्ड एरिया में अपने इंडस्ट्री को सेटअप करें, जिससे कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है, और लोगों में ग्रोथ हो, लोगों को एक अच्छा फ्यूचर मिल सके, है ना, and ultimately regional disparity come ho. So these was all about the objectives of government budget, and believe me, this is one of the very important topic, so just go through it nicely. Now we'll start with the components of the budget. सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने बताया था कि बजट में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका रिसिप्ट और एक है पेमेंट, ठीक है। तो जो पेमेंट होता है, यहाँ पर आपका पैसा जा रहा होता है और रिसिप्ट में आपका पैसा आ रहा होता है, ठीक है। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। ऑल्सो द टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ बजट आर रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है। तो हम रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को माइंड में रखते हुए आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन मैं बात करती हूँ रेवेन्यू बजट की। तो सी रेवेन्यू बजट क्या है, एक ऐसा बजट, ठीक है, या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम सारी रेवेन्यू रिसिट और सारे रेवेन्यू पेमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। वेयर जो कैपिटल बजट जो होता है, इसमें हम सारी कैपिटल रिसिप्ट्स और सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू बजट, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है विच includes or which involves all the revenue receipts and all the revenue expenditures. Now what is the meaning of or the meaning of the term revenue? Revenue क्या होता है? These are the expenditures or the income which are recurring in nature and is required रेगुलरली इन दी कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो पूरे साल में जो हमारी छोटे मोटे खर्चे होते हैं या छोटी मोटी इनकम्स हमारी जो होती हैं, वो सारी कहलाती हैं आपकी रेवेन्यू वो सारी जो इनकम्स या एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आपके रेवेन्यू बजट में आते हैं, ठीक है। सो दे आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब कि ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग होते हैं और ये रेगुलर होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रेवेन्यू रिसिट्स की। So the revenue receipts are the receipts which neither creates any liability नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट, ठीक है। तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, इट नीदर क्रिएट्स द लाइबिलिटी नॉर इट रिड्यूसेस द असेट्स, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिसिट्स होती हैं जिससे ना ही कभी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी और ना ही कोई असेट में इंक्रीमेंट होने वाला है, ठीक है। ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन हो गई है। दूसरी बात, जब तक ये दोनों सिनेरियो मैच नहीं कर जाते, कोई भी रिसिट को आप रेवेन्यू रिसिट नहीं कह सकते। द फुलफिलमेंट ऑफ द बोथ सिनेरियो और बोथ द सिचुएशन आर कंपल्सरी। एंड क्योंकि ये रेवेन्यू है, इसलिए रेकरिंग भी होगा, मतलब कि फ्रीक्वेंटली अकरिंग भी होगा, एज वेल एज रेगुलर होगा। से फॉर एग्जाम्पल हमको जो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहे हैं, या फिर हम जो भी हम फीस पेनल्टीज़ पे करते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, तो वो भी गवर्नमेंट को ही मिलती है अल्टीमेटली। तो ये सारी जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की ओवरऑल इनकम को बढ़ा रहा है, वो कहलाते हैं रेवेन्यू रिसिट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स, एक होता है आपकी टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू जो है, दिस इज द रेवेन्यू विच इज अर्न आउट ऑफ टैक्स। टैक्स इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट टूल थ्रू विच द गवर्नमेंट अर्न्स द मनी, एंड सिंस इट इज़ अ रेगुलर बिजनेस एंड ऑल्सो इट इज़ अ रेकरिंग नेचर बिजनेस, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसिट में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको टैक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन देती हूँ। सो इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट विच एवरी सिटीजन हैज़ टू डू आउट ऑफ देयर टोटल इनकम टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग अ डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न्स, ठीक है। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि ये एक कंपल्सरी पेमेंट होता है, विच मीन्स ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज़ अर्निंग a particular amount of money or more than that has to pay the tax. Second thing, whosoever is paying tax, they are not going to get any direct benefit, ठीक है। अभी मेरी इनकम ज़्यादा है, hence I have to pay higher amount of tax. It doesn't mean that I'll be getting some luxurious service out of the government. It will be same as given to all the other society members. Okay, तो यहाँ पर टैक्स का मैंने बताया, तो टैक्स रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स होता है किसी भी गवर्नमेंट का। नाउ टैक्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है
विच इज़ चार्ज डायरेक्टली ऑन एन इंडिविजुअल्स इनकम एंड ओवर इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पे या प्रॉपर्टी पे जो डायरेक्टली टैक्स लगता है उसी टैक्स को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल पे या कोई कंपनी पे लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट है और जो आपका इंसिडेंस है वो सेम इंडिविजुअल पे रहता है। इम्पैक्ट मतलब कि कॉज यानी कि इनकम हो गई या आपकी प्रॉपर्टी हो गई या आपकी है, इसीलिए इंसिडेंस यानी कि टैक्स का पेमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, ये आप किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, एटसेट्रा। अब मैं बात कर रही हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है विच इज़ affects the income and property of an individual and it is levied on the consumption expenditures। मतलब कि ये एक ऐसा टैक्स होता है जिससे कि एक इंसान की इनकम या फिर प्रॉपर्टी पर अफेक्ट पड़ता है और ये एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि वो एक्सपेंडिचर जिसकी मदद से आप कंजम्पशन कर रहे हो उन चीज़ों पर लगता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो उस पर जो टैक्स भरना पड़ता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट, मतलब वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एंड नाउ इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड, ऑल दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी। Hence, wherever you go, whichever product or service you are buying, you will have to pay GST only। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसा टैक्स है जिसपे इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस डज नॉट लाइज ऑन द सेम पर्सन। यानी इम्पैक्ट यानी कि कॉज यानी कि आपके गुड्स हैं, अगर आप उसको फिर से रीसेल करते हो तो वो जो भी आपको टैक्स होगा वो उसको पे करने पड़ेगा जो खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल बर्डन और लाइबिलिटी टू पे डज नॉट लाइज ऑन द सेम पर्सन। इसका एग्जाम्पल है आपका जीएसटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि वो सारे रेवेन्यूज़ जो कि आपको टैक्स से नहीं मिल रहे, दूसरे किसी भी काइंड में मिल रहे हैं टू द गवर्नमेंट, इज कंसिडर्ड एज द नॉन टैक्स रेवेन्यू। द फर्स्ट कम इंटरेस्ट, इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं अलग अलग जगह, उस पर जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलता है वो कहलाता है वो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, अगेन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ सम ऑफ द अदर इंडस्ट्री और सम ऑफ द अदर प्रोजेक्ट, सो वॉट एवर प्रॉफिट्स और डिविडेंड दे गेट, वो भी उनकी जो है एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद फीस, अलग अलग जगह पर जब आप जाते हो तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की गई डिफरेंट डिफरेंट फीस पे करनी पड़ती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गई व्हेन यू आर एनरोलिंग इनटू सम अदर गवर्नमेंट स्कीम और एनी अदर गवर्नमेंट पोर्टल। ठीक है, या फिर कोर्ट फीस हो गई या फिर जितनी भी इंपोर्ट फीस एक्सपोर्ट फीस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी एक तरह का गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ठीक है, उसके बाद है लाइसेंस फीस, आपको अलग अलग चीज़ों के लाइसेंस चाहिए होते हैं यानी कि परमिट्स चाहिए होते हैं। सो वॉट एवर पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट द परमिशन फॉर समथिंग विल बी कंसिडर्ड एज द लाइसेंस फीस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फाइन्स एंड पेनल्टीज़, तो जो भी फाइन्स और पेनल्टीज चार्ज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो हो गया, है ना। उसके बाद गिफ्ट्स या ग्रांट्स यानी कि फाइन्स एंड पेनल्टीज़ जो आपको पता ही होगा कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विदाउट हेलमेट और ट्रिप व्हेन यू आर डूइंग ट्रिपलिंग तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो आप लोगों से अच्छा है कोई समझ ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हो, राइट। उसके बाद आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, तो जो भी गवर्नमेंट को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और फ्रॉम डिफरेंट नेशन एनीवेयर, सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देन देर इज अ स्पेशल असेसमेंट, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फूड कोर्ट है, राइट, और उसी के आसपास कहीं गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया, सो इट विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिट टू अ ओनर ऑफ अ फूड कोर्ट क्योंकि उसका डेफिनेटली ज़्यादा सामान बिकने वाला है। तो इस टाइम पे मुझे स्पेशल असेसमेंट मिला गवर्नमेंट के द्वारा। सो फॉर अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट आई हैव टू पे सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका स्पेशल असेसमेंट, तो ये भी एक तरह का रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। एक और है एस्टीट्स। एस्टीट्स मतलब वो प्रॉपर्टीज़ या फिर वो विल्स जिसका कोई सक्सीडिंग ओनर नहीं है। ठीक है, और जिस इंसान की प्रॉपर्टी अभी तक थी नाउ ही इज़ नो मोर। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो गवर्नमेंट हायर कर लेती है, सो इट गिव्स अ मैसिव रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। देन देर इज फोरफिटर्स। फोरफिटर्स इज अ स्पेशल फीस चार्ज बाय द कोर्ट व्हेन द पर्सन और द इंडिविजुअल कंपनी इज अनेबल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट और द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब कि एक इंडिविजुअल जब कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान पाता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उनको फॉलो नहीं कर पाता है, देन द कोर्ट चार्जेस सम पेनल्टी विच इज टर्म्ड एज फोरफिटर्स। तो एस्टीट और फोरफिटर्स मैंने लास्ट में इसलिए समझाया क्योंकि ये थोड़ी सी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं और ये जो है पेपर में पूछ लेते हैं एक दो नंबर में कि डिफाइन द मीनिंग ऑफ फोरफिटर्स या फिर एस्टीट्स। ठीक है, अब जो है हमने रेवेन्यू साइड का रेवेन्यू रिसिप्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब अपन जा रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। So just opposite of revenue receipts, these are the expenditures which government do, which does not generates any asset
ऑल्सो इट डज़ नॉट रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा की गई एक्सपेंडिचर्स होती हैं जिससे ना ही कोई लाइबिलिटी में कमी आ रही होती है और ना ही किसी असेट में इंक्रीमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगेन ये रेकरिंग और रेगुलर नेचर का होता है और ये गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग में जो भी एक्सपेंडिचर लगते हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। अगेन देयर इज़ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइबिलिटी बढ़नी भी नहीं चाहिए, सॉरी लाइबिलिटी कम भी नहीं होनी चाहिए और एसेट बढ़ना भी नहीं चाहिए। सो बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड, देन ओनली एक्सपेंडिचर विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तभी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, तो इससे ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी में कमी आई और ना ही उसकी असेट में कोई इंक्रीमेंट आया, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो I hope you've got all of the terminologies and everything I taught you in this chapter. मतलब till the revenue, मतलब मैंने अभी जो revenue part cover करा है, the video has already gone long, वरना मेरे को capital budget भी इसी में cover करना था, but whatever, hope you've got all of these things. I'll be uploading the next part soon, so if you've got it and if you've liked the video, please hit on the like button and do subscribe to my channel. Thank you.